आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने पार्ट 1 में ये जिक्र किया था कि मार्क्सवाद जो है, कोई एक व्यक्ति ने कोई बात कह के ये नहीं कह दिया कि मेरा सिद्धांत है। कार्ल हेनरिक मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए विद्वान थे और भी बहुत विद्वान थे, दुनिया को अलग अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन जितनी गहराई से दुनिया को समझने, देखने और उसको व्यक्त करने की जो चेतना अर्जित की, वो मार्क्स थे। और ये चेतना उनके अंदर आई कैसे? जैसा हमने बताया कि कार्ल मार्क्स ने अपनी मध्यम वर्गीय ज़िंदगी छोड़कर एक बहुत ही सरवारा से भी नीचे की ज़िंदगी अपनाई, लेकिन अपने सिद्धांत जो है उनकी रक्षा वो ताउम्र करते रहे। वो पत्रकारिता के अंदर आए तो इस व्यवसाय के लिए नहीं आए, वो अपनी बात करने के लिए आए। कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है, लेकिन जो बात उन्होंने सीख ली, उस सीखी हुई बात को बहुत दमदार तरीके से वो कहते रहे। और जब वो ये बात, दमदार बात, उन्हें लगा कि ये बात है जिसके अंदर उस समाज, जो क्रांतिकारी समाज है, उसके हित की बात है, तो उन्होंने उसकी बिना दबाव, बिना परवाह किए, बिना कोई जोखिम तक उठाए उन्होंने अपनी बात कहने के लिए। इसीलिए वो जर्मनी में नहीं टिक सके, पेरिस में नहीं टिक सके, बेल्जियम में नहीं टिक सके, और अंत में उन्हें लंदन में जाकर शरण लेनी पड़ी। और उन्होंने जो किताबें लिखी उनका जिक्र मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। एक जो मुख्य उनकी किताब थी पूंजी को लेकर, जो लिखी गई पूंजीवाद को लेकर, 3 खंडों के अंदर पूंजी, एक उनके जीवन में प्रकाशित हुई जिसके अंदर उन्होंने उत्पादन के साधनों पर कब्जा, श्रम, उसके बाद जो है मुनाफा और जो अतिरिक्त मूल्य है, इस तरह के कुछ सिद्धांत दिए। ये जो बातें हैं जो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं वो लोग, या फिर राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, उनके ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात जो है आम आदमी के भी समझ में आए। कार्ल मार्क्स जो थे, इनके साथ जिस व्यक्ति ने काम किया वो बहुत अमीर आदमी था। हम ये कह सकते हैं कि एक पूंजीपति ही आदमी था। फ्रेडरिक एंगल्स, उनके जो बाप थे बड़े उद्योगपति थे। फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, उनका जन्म हालांकि नवंबर में है, उस वक़्त भी हम उन पे ही बात करेंगे, लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, उनके बगैर मार्क्स बिल्कुल अधूरे हैं। वो पूंजीपति थे, मार्क्स मध्यम वर्ग से थे। मार्क्स मध्यम वर्ग से दोनों संभावना होती है कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति बुजुर्गा वर्ग की तरफ, पूंजीपति वर्ग की तरफ भी जा सकता है और श्रमिक वर्ग की तरफ भी आ सकता है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है उसका बहुत मुश्किल होता है कि मध्यम वर्ग में आना, दो से अपने वर्ग पार करने होते हैं, मध्यम वर्ग से फिर श्रमिक वर्ग में। एंगल्स भी अंतिम समय बिल्कुल श्रमिक हो गए थे। जैसा हमने बताया कि एंगल्स भी हेगलवादी थे, भौतिकवादी थे, और उसी अखबार में लेख लिखते थे जिसके उस समय संपादक बन गए थे कार्ल मार्क्स। और लेख लिखते समय उनका आपस में सिर्फ पत्राचार या अखबार के जरिए ही उनका जो बातचीत थी या परिचय था वो लेखों के माध्यम से ही था। उस समय तक उनके बीच में कोई पत्राचार भी नहीं था, कोई संवाद नहीं था। लेकिन एंगल्स जब 42 के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेकर सैनिक की एक वापस आ रहे थे, उस समय अचानक उस दफ्तर में चले गए जहाँ मार्क्स संपादक थे अखबार के अंदर। तब उनकी मुलाकात हुई। वो मुलाकात बिल्कुल दो अजनबियों की मुलाकात थी। ना ही मार्क्स एंगल से प्रभावित हुए, क्योंकि वो एंगल को हिगलवादी समझते थे, जबकि मार्क्स जो है हिगलवाद से थोड़ा दूर हट गए थे। उन्होंने भौतिकवादी दर्शन को अपना लिया था। उन्होंने कहा भी है कि ये जो हिगल का दर्शन है ये सिर के बल खड़ा है, मैंने इसको पाँव के बल खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन एंगल्स लगातार अपने काम करते रहे और परिवार के दबाव में, बाप के दबाव में,
माता के दबाव में उन्हें अपनी क्रांतिकारी जो सोच थी उसको काबू किए हुए, हालांकि उन्होंने दबाया नहीं था, नियंत्रित किए हुए भी वो इंग्लैंड अपने बाप के उद्योग में काम करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। लेकिन जब वो मैनचेस्टर में गए, जहाँ उनके पिताजी का बहुत बड़ा धागे का उद्योग था, उस उद्योग में जाने के बाद वहाँ मज़दूरों की हालत देखी। हालांकि मैं एक बात थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि एंगल्स जो थे बहुत मानवतावादी और बहुत ही मनुष्य को प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वहाँ एंगल्स जब उस उद्योग में गए तो वहाँ जो एक मज़दूर थी, महिला मज़दूर, उससे उनका परिचय हुआ और उन्होंने न केवल एंगल्स को जीवन समझाया बल्कि उन्हें मज़दूरों की दशा से भी परिचय करवाया। और वही चीज़ें एंगल्स ने लिख लिख कर अपनी किताबों के अंदर, लेखों के अंदर मार्क्स तक पहुंचाई। और जब मार्क्स उनको अपने अखबारों में छापता था तब उस एंगल की विचारधारा, एंगल की सोच से भी प्रभावित होता था। इसलिए जो एंगल्स और मार्क्स के बीच में एकता बन पाई। और जब मार्क्स की और एंगल्स की दोबारा जब एंगल वापस आ गए, जब मुलाकात हुई उनकी, तो मुलाकात होने के बाद और उस समय की जो स्थिति और समाज के विकास पर उनके विचारों के अंदर जो साझापन था, जब वो उसका आपस में समन्वय हुआ तो दोनों अटूट दोस्त बन गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद पर अगर हम बात करेंगे तो हमें फ्रेडरिक एंगल्स पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वहारा के लिए जो घोषणा पत्र उन्होंने लिखा, उसको जो राजनीतिक एकता में बांधने का जो सोच उन्होंने उस समय के जो क्रांतिकारी जो दस्ते थे उनके सामने प्रस्तुत की, उसको बांधने वाली जो छोटी सी पुस्तिका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, उसको दोनों ने मिलकर लिखा। उससे पहले हालांकि वो काफ़ी किताबें इकट्ठे लिख चुके थे, लेखों की अनगिनत संख्या थी दोनों की। और इंग्लैंड के अंदर मज़दूरों की दशा, इसके ऊपर जो रिसर्च था फ्रेडरिक एंगल्स का, हालांकि एंगल्स मार्क्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो पढ़ने की ताकत थी, अक्षमता थी, वो भी बहुत कम नहीं थी। तो इसलिए वो डिग्री न होने के बावजूद, उनके पास कोई बड़ा सर्टिफिकेट न होने के बावजूद भी ज्ञान जो था वो कार्ल मार्क्स के नज़दीक का ज्ञान था। तो इसलिए उनके बीच में चीज़ों को जो समझने की, जो रिसर्च करने की जो हैबिट थी, वो पूरी तरह से साइंटिफिक, वैज्ञानिक आदत थी। तो एंगल्स भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच गए कि समाज के अंदर वर्ग है, और वर्ग जो है वो आपस में उनका टकराट होती रहती है, चलती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि उनके अंदर कोई समझौता नहीं होता, और एक जो वर्ग जिसका शोषण होता है वो संख्या के अंदर बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और वो सत्ता जो शोषित वर्ग उससे सत्ता छीन लेता है, और सत्ता छीनने के बाद वो खुद सत्ता के अंदर आ जाता है और अपने जो है आज़ादी की घोषणा करता है और अपने हित में अर्थव्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। ये जो बात है एंगल्स और मार्क्स को बिल्कुल साथ साथ समझ में आ गई। एंगल्स 2 वर्ष कार्ल मार्क्स से छोटे थे। हमने पिछले जो भाग 1 था उसमें कहा कि ये दुनिया और कार्ल मार्क्स एक दूसरे के संपूरक है। ये दुनिया बेरंग दुनिया है, मार्क्स के चिंतन के बिना, मार्क्स के विचारधारा के बिना। दूसरी हमने कहा कि मार्क्सवाद जो है अकेले मार्क्स से पूरा नहीं होता, ये फ्रेडरिक एंगल्स को उसके साथ मिलाने से पूरा होता है, क्योंकि जिन शब्दों का कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है वो शब्द देने वाले एंगल्स है। औद्योगिक क्रांति जो शब्द था, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक मजदूरों की जो दशा है उसके अंदर औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। प्रोलेटेरियन जो बुर्जुआ और सर्वहारा जो शब्द है, इनका भी कार्ल मार्क्स से पहले एंगल्स ने अपने लेखों के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही मार्क्सवाद को बनाते हैं। इसलिए खाली हम मार्क्सवाद पर सिर्फ ये कह दें कि ये अलग बात है कि एंगल्स जो बाद में जिए मार्क्स की मृत्यु उनसे पहले हो गई, तो उन्होंने ये जो दोनों का मिला हुआ जो दर्शन था, उन दोनों के दर्शन को मिलाकर उसका नाम मार्क्सवाद अपने दोस्त को समर्पित कर दिया। पूंजी की जो रचना
कार्ल मार्क्स की मेहनत थी। एंगल्स ने कहा है कि सिर्फ एकमात्र ही ये व्यक्ति है जिसका इसके ऊपर अधिकार है, कार्ल मार्क्स। तो पूंजी की जो रचना कार्ल मार्क्स ने जो की वो एंगल्स की मदद के बिना शायद बहुत कठिन थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स जिस दुख तकलीफ के अंदर रहते थे, उन्हें किताबें जो चाहिए थी वो ठीक है लंदन की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हो जाती थी, लेकिन उसके अलावा जो लिखने के लिए कागज़ चाहिए और चीज़ चाहिए या कुछ थोड़ा बहुत कोई छपवाने के लिए भी जो साधन चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव था। वो जो है एंगल्स की मदद से संभव हुआ। एंगल एक उद्योगपति थे, क्योंकि 64 के अंदर जिस जो मिल उनके बाप की थी उसके मालिक बन गए थे। उसके अंदर पहले कर्मचारी थे, उसके बाद उसके स्वामी बन गए, और उन्होंने लगातार कार्ल मार्क्स की आर्थिक मदद की, उनके जीवन की चिंता की, और उन्हें जो चाहिए था उन्हें आगे अपने रिसर्च को आगे ले जाने के लिए वो उन्होंने न केवल वैचारिक न केवल सैद्धांतिक बल्कि भौतिक रूप में भी जो चीज़ चाहिए थी उन्हें लगातार समय समय पर उपलब्ध करवाते रहे। इसीलिए ही कार्ल मार्क्स उस महत्वपूर्ण दर्शन की रचना कर पाए, उस सिद्धांत की रचना कर पाए जो 3 खंडों में पूंजी के अंदर मौजूद है, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था और उसके आगे के स्वरूप। पूंजी को पढ़कर ही लेनिन आगे के समाज को समझ पाए, और लेनिन ने उस पूंजी को जो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का उसको व्यवहार में बदला। और आज दुनिया के अंदर जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि इस दर्शन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ना ही तो ये सिद्धांत और ये दर्शन, क्योंकि वैज्ञानिक दर्शन है इसलिए इसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, दबाया जा सकता है, इसको पीछे हटाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस दर्शन को हम बिल्कुल भी जो है दुनिया से हटा नहीं सकते। चाहे दुनिया के अंदर कितनी ही मार्क्सवाद के खिलाफ प्रचार प्रसार हो, उसके बावजूद भी अभी पीछे जब ये आर्थिक संकट शुरू हुआ दुनिया के अंदर 2008 के अंदर, उस समय जर्मनी के अंदर जो पूंजी नामक किताब जो थी इतनी ज़्यादा लाखों की संख्या में छपी, और वो आज भी आउट ऑफ स्टॉक है, वो उपलब्ध नहीं है। लोग उसका बार बार अध्ययन कर रहे हैं, बार बार आज के समय में कोई न कोई दिशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो दिशा है मार्क्स के दर्शन से जो निकलेगी वो श्रमिक वर्ग से निकलेगी, श्रमिक वर्ग के लिए निकलेगी, ना कि पूंजीपति वर्ग के लिए। और दुनिया के अंदर जो आर्थिक संकट है उस आर्थिक संकट के साथ साथ बीमारी का भी संकट है, उसका एक अपना अंतर्विरोध भी है, आर्थिक संकट का भी बीमारी का भी। थोड़ा सा मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा कि जो बीमारी इस समय मौजूद है, WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसने इसको महामारी कहा। इससे पहले WHO महामारी और बीमारियों कहता था, लेकिन 11 मार्च को उन्होंने ये कहा कि एक महामारी है, ये खतरनाक बीमारी है, इसलिए देश तैयार हो जाए। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारें जो है लॉकडाउन करके बैठ जाए या शटडाउन करके बैठ जाए। शटडाउन लॉकडाउन का जो फैसला है वहाँ की राजनेताओं का, राजनीतिक व्यवस्था का है। और इस लॉकडाउन के अंदर जो अमीर आदमी है, जो अरबपति खरबपति है, उनकी संपत्ति नहीं घटी, उनकी संपत्ति बढ़ी है। हमारे भी अंबानी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है इसके अंदर, लॉकडाउन के अंदर। लेकिन आम जनता जो है वो परेशान है और लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है। तो ये जो है ये पूंजीवाद का ही अंतर्विरोध है, बीमारी के रूप में है जो हमारे सामने है, महामारी के रूप में जो मौजूद है, ये पूंजीवाद का अंतर्विरोध है। बात थोड़ा विस्तार से हो तब हम इसको थोड़ा और खोल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही आपको परिचय करवाना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो समाज वैज्ञानिक सिद्धांत है और दुनिया बदलने का सिद्धांत है। इसलिए उन्होंने अंत में कहा कि दुनिया भर के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी दुनिया है। और आज जो है पूंजीवाद जो सर्वहारा क्रांति आदि सबके हाथ में सत्ता की जो बात है उससे थर्रा रहा है। तो साथियों, हम मोटी मोटी बात आपसे कुछ रख पाए। धन्यवाद।